हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका पुनः स्वागत है। माई सेल्फ पारितोष शर्मा। बीएससी थर्ड ईयर का जो हमारा थर्ड पेपर है बायोटेक्नोलॉजी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स, उसका जो सेकंड पार्ट है हमारा इकोनॉमिक बॉटनी का या यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स का, उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था रेशे प्रदान करने वाले पादप या फाइबर यील्डिंग प्लांट्स। प्रीवियस लेक्चर में इस टॉपिक के अंतर्गत हम कॉटन को कंप्लीट कर चुके थे और आज हम अपने कॉटन प्रदान करने वाले रेशे प्रदान करने वाले पादपों में ही जो फाइबर यील्डिंग प्लांट्स है उसमें हमारा जो सेकंड पार्ट आ रहा है वो आ रहा है हमारा सेकंड पार्ट सन या सन हेम्प। ठीक है ना, एक ही बात है, आप सन कह दीजिए चाहे सन हेम्प कह दीजिए। बॉटनिकल नेम होता है इसका क्रोटोलेरिया जुन्शिया। हम इसमें एक एक पॉइंट्स को कवर करते हुए चलेंगे और एक एक पॉइंट्स को कवर करते हुए देखते हुए चलेंगे। ओके, तो इसमें हमारा बॉटनिकल नेम आता है क्रोटोलेरिया जुन्शिया। बॉटनिकल नेम क्या आएगा हमारा? बॉटनिकल नेम आता है क्रोटोलेरिया 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 जुन्शिया। क्रोटोलेरिया जुन्शिया। ठीक, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारा बॉटनिकल नेम हो गया। बॉटनिकल नेम के बाद में हम देखते हैं कि फैमिली कौन सी होगी, लेग्यूमिनोसी। फैमिली कौन सी होगी हमारी? लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी। ठीक है, ओके। लेग्यूमिनोसी को भी हम जानते हैं कि बेंथम एंड डुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 3 सब फैमिलीज में डिवाइड किया गया था, पेपिलियोनेटी, सिजिलपिनोइडी एंड मेमोसॉइडी। तो इसकी सब फैमिली होगी हमारी पेपिलियोनेटी। सब फैमिली कौन सी होगी? पेपिलियोनेटी। पेपिलियोनेटी, PALLIONATEAE, पेपिलियोनेटी। ओके, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा उपयोगी पादप भाग कौन सा होगा, यूजफुल प्लांट पार्ट। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा यूजफुल प्लांट पार्ट। यूजफुल प्लांट पार्ट, ठीक है ना। उपयोगी पादप भाग कौन सा होगा हमारा? तो उपयोगी पादप भाग देखते हैं कि यूजफुल प्लांट पार्ट कौन सा होगा। इसमें उपयोगी पादप भाग होगा स्तंभ, फ्लोएम, रेशे। ठीक है ना, स्तंभ से प्राप्त होने वाले फ्लोएम रेशे तथा परिरंभ के दृढ़ोतक रेशे। ठीक है ना, यानी पेरीसाइकिल से प्राप्त होने वाले हमको स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स और स्टेम से प्राप्त होने वाले फ्लोएम फाइबर्स। तो स्टेम फ्लोएम फाइबर्स, स्टेम फ्लोएम फाइबर्स, स्टेम फ्लोएम फाइबर्स एंड स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स ऑफ पेरीसाइकिल। ठीक है ना, एंड स्क्लेरेनकाइमेटस है ना, स्क्लेरेनकाइमेटस दृढ़ोतक रेशे, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर ऑफ फ्लोएम, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर ऑफ फ्लोएम। ओके, तो ये हमारे ये पार्ट हुए हमारे कौन कौन से, बॉटनिकल नेम, फैमिली, सब फैमिली और यूजफुल प्लांट पार्ट। ये इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत ये 4 पॉइंट्स हमको हर किसी के कवर करने। बॉटनिकल नेम, ठीक है ना, सामान्य नाम बॉटनिकल नेम, फैमिली, ठीक है ना, फैमिली के बाद में हमारी यदि कोई सब फैमिली है तो वो, और यूजफुल प्लांट पार्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा कि ओरिजिन पॉइंट कौन सा होगा, इसका उत्पत्ति स्थल कौन सा होगा। सन की जो उत्पत्ति है यह भारतीय उपमहाद्वीप से मानी जाती है, तो ओरिजिन लिख लेते हैं। ओरिजिन क्या होगा इसका? भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है ना, भारतीय उपमहाद्वीप इसका उत्पत्ति स्थल होगा। भारतीय उपमहाद्वीप इसका उत्पत्ति स्थल होगा। ठीक है ना, फिर उत्पत्ति स्थल के बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि भारतीय उपमहाद्वीप से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और भारत में इसकी खेती रेशे प्राप्त करने के लिए और हरी खाद के लिए की जाती है। ठीक है ना, यानी भारत में इससे हमको क्या क्या मिलते हैं, भारत में इससे क्या क्या ऑब्टेंड किया जाता है, रेशे,
सन हेम्प से एक तो हम रेशे प्राप्त करते हैं और एक ग्रीन मैन्योर हरी खाद के लिए, ठीक है ना, हरी खाद के लिए हम इसको काम में लेते हैं। ओके, फिर इसके प्रमुख उत्पादक राज्य आएंगे भारत में। भारत के अंतर्गत जब हम पढ़ेंगे तो प्रमुख उत्पादक राज्य देखेंगे, और विश्व स्तर पर जब देखेंगे तो इसके प्रमुख उत्पादक देश देखेंगे। तो भारत में प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र, ठीक है ना। प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं हमारे? आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये हमारे प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, ठीक। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सन का पादप 1.5 मीटर लंबा होता है। अब इसके बाद हम इसकी फैमिली है उसके विभेदात्मक लक्षण भी देखेंगे, प्लस इसके कल्टीवेशन को देखेंगे, और इस पादप के हैबिट एंड हैबिटेट को देखेंगे, नेचर देखेंगे। तो इन पॉइंट्स को हम, टैक्सोनॉमी है, हैबिट एंड हैबिटेट है, कल्चर है, कल्टीवेशन है, इन पॉइंट्स को भी हम हर प्लांट्स के लिए पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सन का पादप होता है यह 1.5 मीटर लंबा होता है और 1 वर्षीय शाख होता है। सन का पादप कैसा होगा? सन प्लांट जो होगा, सन प्लांट हम देखते हैं कि यह 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा और कैसा होता है? 1.5 मीटर लंबा होने के अलावा 1 वर्षीय शाख होता है, ठीक है ना। 1 वर्षीय शाख होता है, यह कैसा होगा? 1 वर्षीय शाख, है ना, एनुअल हर्ब होता है ये, ठीक है ना, 1 वर्षीय शाख होगा। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि जिसमें शीर्षस्थ असीमाक्षी पुष्पक्रम होता है, पेपिलियोनेशियस तितलियाकार दलपुंज होते हैं, 10 पुंकेसर होते हैं, और 10 पुंकेसर होने के अलावा ये 10 पुंकेसर और मोनोएडल्फस कंडीशन इसमें देखने को मिलती है, एक संघीय अवस्था। सन में परागण की क्रिया मधुमक्खियों के द्वारा की जाती है। बुवाई जून से जुलाई के बीच में और कटाई सितंबर से अक्टूबर के बीच में होती है। बुवाई तो कब होगी इसकी? जून से, कल्टीवेशन का टाइम देखते हैं हम, जून से जुलाई के बीच में, और कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। तो बुवाई तो कब होती है इसकी? बुवाई तो की जाती है जून से जुलाई के बीच में, जून जुलाई में, जून जुलाई में, ठीक है ना, जून/जुलाई में, ठीक है ना। और यदि हम अगला पॉइंट बात करें कि कटाई सितंबर अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है, अक्टूबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है। ओके फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सितंबर अक्टूबर में कटाई की जाती है, और इसके अलावा फल के शुष्क होने के समय पौधों को मृदा के समीप से काटकर अलग कर देते हैं, ठीक है ना। पौधों को क्या करेंगे हम कि जो स्टेम का लोअर पार्ट होता है वहीं से काटकर अलग कर देते हैं, और इसके बीजों से गोंद प्राप्त होता है। इसके सन हेम्प के जो बीज होते हैं इनसे हमें गोंद प्राप्त होता है, तथा कटी हुई फसल को 3 से 4 दिन के लिए खेत में खुला हुआ छोड़ देते हैं। कटी हुई जो फसल होगी उसको हम खेत में 3 से 4 दिन के लिए खुला हुआ छोड़ देते हैं, जिससे पत्तियां सूख कर झड़ जाती हैं, पत्तियां सूख कर झड़ जाती हैं। उसके बाद पौधे को बंडल बनाकर अपगलन रेटिंग के लिए तालाब में छोड़ दिया जाता है। यानी पादप के स्टेम वाले पार्ट को केवल हम रखते हैं, और स्टेम वाले पार्ट को हम क्या करते हैं? स्टेम वाला जो पार्ट होता है, ओनली स्टेम वाले पार्ट को हम क्या करते हैं? अलग उसके बंडल्स बना लेते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे? पत्तियों को सूख कर झड़ जाएंगी पत्तियां तो, और सूख कर झड़ जाने के बाद में इनके हम बंडल बना लेते हैं, बंडल बना लेते हैं, और इन बंडल्स को हम तालाब के अंदर, ठीक है ना, पौंड में छोड़ देते हैं, ताकि क्या हो सके? इनका अपगलन रेटिंग हो सके, ठीक है ना, अपगलन रेटिंग हो सके, अपगलन रेटिंग हो सके। रेटिंग के लिए इन्हें तालाब में खुला छोड़ दिया जाता है। ओके, फिर हम ये देखते हैं कि जब ये तालाब में इनको खुला छोड़ दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, तो इनसे बंडल्स में अपगलन होने लग जाता है, तथा जल में की बैक्टीरियल एक्टिविटी से तने के बास्ट फाइबर्स को जोड़कर रखने वाले पदार्थ का विलयन हो जाता है। इससे क्या होगा कि आगे चलकर क्या होगी? बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, आगे चलकर क्या होती है? बैक्टीरियल एक्टिविटी होगी, और बैक्टीरियल एक्टिविटी के कारण, बैक्टीरियल एक्टिविटी के कारण क्या होगा? बैक्टीरियल एक्टिविटी के कारण तने के बास्ट फाइबर्स को जोड़कर रखने वाले जो पदार्थ होता है उनका विघटन हो जाता है। तो बास्ट फाइबर्स का जो एडेसिव होगा उस मटेरियल का क्या हो जाता है? उस मटेरियल का विघटन हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है, जिससे ये रेशे पृथक पृथक हो जाते हैं। तो बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से क्या होते हैं कि हमारे जो बास्ट फाइबर्स होते हैं, बास्ट फाइबर, ये
अलग हो जाते हैं, बास्ट फाइबर ये अलग हो जाते हैं, ठीक है ना, अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और बास्ट फाइबर्स के अलग अलग होने के कारण, ठीक है ना, यह कार्य एक बैक्टीरिया होता है हमारा क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटरक्यूम, है ना, ब्यूटरकुम, है ना, क्लोस्ट्रीडियम। ये बैक्टीरियल एक्टिविटी किसके द्वारा की जाएगी? क्लोस्ट्रीडियम 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 और ब्यूटर, BUTER ब्यूट्रीकम, इस बैक्टीरिया के द्वारा ये बैक्टीरियल एक्टिविटी की जाती है। और 5 से 7 दिन बाद इन पौधों को 2 से 3 दिन के लिए, 5 से 7 दिन बाद जब हम तालाब में इनको 5-7 दिन तक रखते हैं और इस बैक्टीरिया की बैक्टीरियल एक्टिविटी के कारण जो बास्ट फाइबर्स को जोड़कर रखने वाला पदार्थ होता है उसका विघटन हो जाता है, और उस पदार्थ के विघटन होने की वजह से क्या होगा, बास्ट फाइबर्स अलग अलग हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये बास्ट फाइबर्स हमको अलग अलग दिखाई देने लग जाते हैं तो 5 से 7 दिन बाद इन पौधों को हम क्या करते हैं, तालाब में 5 से 7 दिन तक पटक कर रखते हैं। फिर इसके बाद इन पौधों को 2 से 3 दिन के लिए खुली धूप में छोड़ दिया जाता है। इसके पश्चात स्तंभ को छीलकर रेशे प्राप्त किए जाते हैं, जिनकी गांठें बनाकर विक्रय के लिए बेचने के लिए बाजार में भेज दिया जाता है, जिनसे 500 से 900 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमको रेशे प्राप्त होते हैं। 1 हेक्टेयर सन हेम्प की फसल से हमें 500 से 900 किलोग्राम हेक्टेयर 500 से 900 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमको रेशे प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं कि सन हेम्प की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। सन हेम्प की प्रमुख किस्मों की बात करते हैं तो सन हेम्प की जो प्रमुख किस्में आती हैं ये आती हैं K12 येलो और नालंदा, ठीक है ना। कौन कौन सी हैं? K12 येलो और इसके अलावा एक आती है नालंदा। K12 येलो और एक आती है हमारी नालंदा। सन के रेशे रस्सी बनाने के में उपयोग में किए जाते हैं, ठीक है। इससे क्या बनती है, देखो इनसे हमको एक तो रस्सी बनती है। सबसे ज़्यादा जो सन की हम मार्केट में जाकर भी कहते हैं दुकानदार से, और हम बिल्कुल अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि सन की रस्सी दे दो, तो वो सन जो होता है ना वही होता है हमारा सन हेम्प, ठीक है ना। तो ये इसके बास्ट फाइबर्स जो होते हैं इनसे हमको ये रस्सी तैयार होती है, ठीक है ना, रस्सी तैयार की जाती है। इसके अलावा इससे कैनवास, बोरी और सूतली भी बनाई जाती है, ठीक है ना। कैनवास बनाए जाते हैं और रस्सी के अलावा रस्सी के अलावा हम और क्या क्या बनाते हैं, कैनवास, और कैनवास के अलावा बोरी और सूतली ये भी बनाई जाती है। बोरी और सूतली आदि भी बनाई जाती है, बोरी और सूतली आदि भी बनाई जाती है। ओके, तो सन के रेशों से सिगरेट का कागज़ तथा उच्च किस्म का टिश्यू पेपर भी बनाया जाता है। इससे हम सन के रेशों से और क्या क्या बनाते हैं, सिगरेट का पेपर, ठीक है ना। सन के रेशों से हम क्या बनाते हैं, सिगरेट का पेपर, ठीक है ना, सिगरेट पेपर और हाई क्वालिटी का टिश्यू पेपर भी तैयार किया जाता है, उच्च किस्म का टिश्यू पेपर भी तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा जो फाइबर यील्डिंग प्लांट्स है ये कंप्लीट होते हैं। फाइबर यील्डिंग प्लांट्स की सीरीज में हमने देखा कि ये हमारा लास्ट प्लांट था, ठीक है ना। फाइबर यील्डिंग प्लांट्स में ये हमारा लास्ट प्लांट था। अब इसके बाद फाइबर यील्डिंग प्लांट्स के बाद नेक्स्ट प्लांट आते हैं फायर बोर्ड, टिम्बर बोर्ड, ठीक है ना। या फिर एक इसमें आएगा हमारा जिसको हम नाम देते हैं बम्बूज, ठीक है ना। क्या नाम देते हैं, फायर बोर्ड कह दो चाहे टिम्बर बोर्ड कह दो, इसको हम बम्बू भी कहते हैं, ठीक है ना, बांस इसके अंतर्गत आता है। तो एक बार हम अपने बोर्ड के मैटर को रब कर लेते हैं।
अब हम देखते हैं कि जो हमारा ये इकोनॉमिक प्लांट्स का जो टॉपिक चल रहा था, और इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फायरवुड, टिम्बर और बम्बू। ठीक है ना, फायरवुड, ऑब्लिक टिम्बर, ठीक है ना, इमारती लकड़ी ऑब्लिक बम्बू, BAMBOO, ठीक है ना, फायरवुड, टिम्बर ऑब्लिक बम्बू। तो इसमें पहला पॉइंट आता है हमारा कास्ट लकड़ी। ठीक है ना, कास्ट, पहला पॉइंट आता है हमारा कास्ट, और इसे हम प्रॉपर इसकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, वुड। ठीक है ना, कास्ट वुड। तो इसमें हम देखते हैं कास्ट को कि यह एक कास्ट या वुड में देखते हैं कि बहुवर्षीय जो पेरी एनुअल प्लांट्स होते हैं, डाइकोट और जिम्नोस्पर्म के तने के कैम्बियम रिंग के विभाजन के द्वारा, ठीक है ना, कैम्बियम रिंग के विभाजन के द्वारा इससे बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। जो हम सेकेंडरी ग्रोथ में जो हमारा टॉपिक देखते हैं कि बाहर की ओर तो क्या बनता है हमारा, बाहर की ओर तो हमारा सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। ठीक है ना, बाहर की ओर हमारा सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, और इसके अलावा बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है। तो सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है, और जो ये सेकेंडरी जाइलम जो होता है इसी को हम वास्तव में क्या कहते हैं, कास्ट कहते हैं। लकड़ी का मतलब होता है जाइलम। यदि किसी तने के अंदर जाइलम का निर्माण हो रहा है तो इसका मतलब वो वुड का फॉर्मेशन हो रहा है, और फ्लोएम को हम वुड की सीरीज में नहीं रखते। ठीक है ना, सेकेंडरी जाइलम जो हमारा बनता है आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ, यही क्या कहलाता है, हमारी कास्ट। ठीक है ना, लकड़ी कहलाती है। ठीक है ना, तो सेकेंडरी जाइलम को ही कास्ट कहते हैं। जिम्नोस्पर्म की जो कास्ट होती है यह मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है। जिम्नोस्पर्म की जो लकड़ी होती है वो सॉफ्ट होती है, तथा एंजियोस्पर्म की जो कास्ट होती है कठोर होती है। मुलायम जो कास्ट होती है यह साधारणतः वाहिनिकाओं की बनी होती है। ठीक है ना, वेसल्स से मिलकर के बनी होती है, जिसमें वेसल्स और जाइलम रेशों का अभाव होता है। ठीक है ना, वाहिनिकाओं की मिलकर के बनी होती है, यानी वेसल्स से मिलकर के बनी होती है, जिसमें ट्रैकेट से मिलकर के बनी होती है, जिसमें वेसल्स का और जाइलम रेशों का अभाव होता है। जाइलम रेशे कास्ट को कठोरता प्रदान करते हैं। जाइलम रेशे क्या करते हैं, कास्ट को कठोरता प्रदान करते हैं। अतः इनकी अनुपस्थिति की वजह से इस कास्ट को हम मुलायम कास्ट कहते हैं, यानी सॉफ्ट होती है लकड़ी, जिम्नोस्पर्म की जो लकड़ी होती है। ठीक, एंजियोस्पर्म की कास्ट कठोर होती है, जिसमें वाहिका तथा जाइलम रेशों की अधिकता होती है। इसमें ट्रैकेट्स की और जाइलम फाइबर्स की अधिकता मिलती है। जाइलम रेशे कास्ट को कठोरता प्रदान करते हैं। इसी आधार पर हम दो टाइप की कास्ट हमने हमारे सेकेंड ईयर में भी पढ़ी थी, हार्टवुड और सैपवुड। ठीक है ना, हार्टवुड और सैपवुड। तो स्तंभ के केंद्रीय भाग में स्थित पूर्णतः मृत टाइलोसिस के अवरुद्ध व भारी व गहरे रंग की कास्ट, जिसमें टैनिन, गोंद, रंजक, डाइज और रेजिन आदि निक्षेपित हो जाते हैं, यह अंतःकास्ट हार्टवुड कहलाती है। यह फर्नीचर बनाने के लिए उपयोगी होती है। अंतःकास्ट को घेरे हुए आंशिक रूप से जीवित हल्के रंग की, है ना, कास्ट, जिसकी वजह से वाहिनियाँ अवरुद्ध नहीं हो पाती हैं। ठीक है ना, यह रस कास्ट कहलाती है, सैपवुड कहलाती है। ओके, अब इसी की सीरीज में हमारा पहला आता है टॉपिक सागवान। ठीक, सबसे ज़्यादा फेमस लकड़ी है ये सागवान। सागवान का जो वुड है ये सबसे ज़्यादा फेमस होता है, सागवान। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा फर्नीचर इसी से तैयार किया जाता है। तो सागवान का बॉटनिकल नेम होता है टेक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है ना, बॉटनिकल नेम क्या होता है सागवान का, सागवान का बॉटनिकल नेम होता है टेक्टोना ग्रैंडिस, टेक्टोना ग्रैंडिस। बॉटनिकल नेम क्या होगा हमारा, टेक्टोना ग्रैंडिस होता है। ठीक है ना, इसके अलावा हम देखते हैं कि फैमिली होती है इसकी वर्बीनिएसीसी। ठीक है ना, फैमिली होगी वर्बीनिएसीसी। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि फैमिली कौन सी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, बॉटनिकल नेम तो हमने देखा, बॉटनिकल नेम तो कौन सा होगा हमारा, टेक्टोना ग्रैंडिस।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फैमिली। सागवान की फैमिली कौन सी होती है? वर्बी, VERBINACEAE वर्बीनिएसी। फिर इसके बाद अगला आता है हमारा उपयोगी पादप भाग, अंत्यकाष्ठ कहलाती है, यूजफुल प्लांट पार्ट, ठीक है ना, यूजफुल प्लांट पार्ट। प्लांट पार्ट कौन सा होता है? अंत्यकाष्ठ होती है, ठीक है ना। अंत्यकाष्ठ का मतलब होता है हार्ड वुड, ठीक है ना, हार्ड वुड है ना, हार्ड वुड है ना, हार्ड वुड अंत्यकाष्ठ इसका उपयोगी पादप भाग होता है, ठीक है ना। अंत्यकाष्ठ भी कहते हैं इसको, हार्डवुड और सैपवुड, अंत्यकाष्ठ है ना, HEART है ना। हार्डवुड अंत्यकाष्ठ कहलाती है, हार्डवुड होती है, कठोर होती है, ठीक। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये सागवान जो है यह भारत, जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया का मूल निवासी है। ओरिजिन स्थल कौन सा है इसका? ओरिजिन स्थल, मूल निवास स्थान, ओरिजिन नेटिव प्लेस कौन सा है? भारत है ना। भारत के अलावा कौन कौन सा है इसका? भारत के अलावा हम देखते हैं जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया, ये हमारे जो सभी देश हैं, ये इसके मूल नेटिव प्लेस हैं, ओरिजिनल स्थान हैं, मूल निवास स्थान हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत में MP, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दक्षिणी राजस्थान, केरल, दक्षिणी राजस्थान में भी यदि हम देखें तो जैसे दक्षिणी राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे बांसवाड़ा है, उदयपुर है, ठीक है ना, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, ठीक है ना। इन क्षेत्रों में, दक्षिणी राजस्थान के इन ज़िलों में, इसके अलावा MP में जंगल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो आप इस तरीके से ध्यान रखिए, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। इसके अलावा कर्नाटक में और केरल और तमिलनाडु में, साउथ में, ठीक है ना, और आंध्र प्रदेश में सागवान के घने वन विद्यमान हैं। राजस्थान में जो सागवान होता है यह बहुता इससे बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, झालावाड़ और डूंगरपुर जिलों में सागवान के जंगल हैं। सागवान का जो पादप होता है यह 30 से 35 मीटर एक पर्णपाती पादप होता है, और इसके अलावा जो इसका स्तंभ होता है ये 2.5 से 4 मीटर मोटा होता है, ठीक है ना। इसकी आयु सामान्यतः 200 वर्ष होती है। सागवान की आयु जनरली कितनी देखने को मिलेगी? 200 वर्ष होती है, और इसकी छाल चिकनी होती है, ठीक है ना, रफ बार्क नहीं मिलेगी, स्मूथ बार्क होती है। सागवान की अंतःकाष्ठ फर्नीचर बनाने के लिए उपयुक्त होती है। इसमें एनुअल रिंग स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसके लिए 22 से 27 डिग्री टेम्परेचर और 125 से 300 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि इसमें प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा जो डिजीजेज की बात करें तो सबसे प्रमुख रोग जो सागवान में लगता है, पहला आता है काष्ठ गलन रोग। काष्ठ गलन रोग, तो काष्ठ गलन रोग की हम बात करते हैं, पहला आता है हमारा काष्ठ गलन रोग। तो काष्ठ गलन रोग में हम देखते हैं पहला होता है गोनोडर्मा, गोनोडर्मा एप्लिनिटम, NITUM एप्लिनिटम है ना, ये प्रमुख इसका रोगजनक होता है। एक आता है हमारा छाल कैंकर रोग, है ना, छाल कैंकर रोग। दूसरा रोग आता है जो सागवान में लगता है छाल कैंकर रोग। तो छाल कैंकर रोग का जो रोगजनक होगा वो कौन सा होता है? छाल कैंकर रोग का रोगजनक होता है नेक्ट्रिया, नेक्ट्रिया हीमेटोकोकस, HAEMO है ना, हीमोटोकोकस है ना, ये इसका रोगजनक होता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट आता है हमारा इसके अंतर्गत जो काष्ठ प्रदान करने वाले पादपों में ये सागवान कंप्लीट हो जाता है। सागवान के बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा शीशम, जिसको कि हम आज अपने लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट शीशम को, और एक हमारा जो मारवाड़ी सागवान होता है रोहिड़ा,
टोकोमोला अंडुलेटा, इनको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, हम इनको कवर करेंगे। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं। धन्यवाद।